हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? बेटर? ओके। इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी हियर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं ये हम यहाँ कवर करेंगे, और इससे पहले हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कवर किए थे लास्ट क्लास में, तो वो भी देखना। अब इस लेक्चर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम क्यों पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमने ये तो पढ़ लिया कि अकाउंटिंग जो भी प्रिपेयर करनी है वो किन बेसिक चीज़ों को ध्यान में रख के करनी है ना। पहले हमने देखा कि कौन सी टर्म्स यूज़ करनी है, इस तरह के कॉन्सेप्ट देख लिए कि ठीक है हमें डबल एंट्रीज करनी होती है, हमें रिवेन्यू बेसिस पे उसमें आइटम्स को इंक्लूड करना होता है, मनी की फॉर्म में होनी चाहिए। लेकिन अब हम प्रिपेयर कैसे करेंगे, एक फर्म किस तरह से अपनी बुक्स को प्रिपेयर करेगी, हर एक बुक का अलग परफॉर्मा कैसा होगा, वो सब कौन बताएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो चलो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आप लाइक ज़रूर कर दो, अटेंडेंस लगाओ, एंड देन सब्सक्राइब आवर चैनल इफ़ यू आर न्यू। ओके, सो फर्स्ट स्लाइड इज़ हेयर। ओके, सो यहाँ बताया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं। मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया आपको, अब पढ़ते हैं क्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन पॉलिसीज़। ये एक रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि कन्वर्टिंग द एस्पेक्ट ऑफ रिकग्निशन, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, जो कि क्या बताते हैं कि हम रिकग्निशन कैसे करें, कोई भी जो हमने बुक बनाई है कि कैसे पहचाने कि ये कौन सी बुक है, उसको मेज़र कैसे करें कि बुक्स में जो भी आइटम्स आई हैं उनको कैसे मेज़र करना है, कैसे प्रॉफिट आएगा, किस साइड आएगा, उनको ट्रीटमेंट कैसे करें, है ना, कि जर्नल एंट्रीज हम कर तो रहे हैं, उन्हें पोस्ट कौन सी बुक में कैसे करना है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है सामने वाले के सामने। मतलब कि जैसे आप आगे पढ़ोगे जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आप उसमें देखोगे कि काफ़ी तरीके से हम प्रॉफिट को जैसे कि और बुक्स बना के कैसे प्रेजेंट करें, बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे। इस तरह फिर डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, और अकाउंटिंग जो ट्रांजैक्शन है उनको डिस्क्लोज करें इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कि हमें सब कुछ पता लग जाएगा कि प्रेजेंट कैसे करना है, डिस्क्लोज कैसे करना है, मेज़र कैसे करना है मनी की फॉर्म में। तो वो सारी चीज़ें किससे रिलेटेड हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। इनके अंदर कैसे चीज़ें पोस्ट करनी है और कैसे ट्रीट करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज़ एन अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट इशूड बाय ICAI। तो ये किसने इशू की है? हमारी जो एक प्रोफेशनल बॉडी है ना अकाउंटिंग की, अपने कंट्री की, उसने ये पब्लिश की हैं ये सारी चीज़ें। अच्छा ठीक है, इतना समझ में आ गया कि क्या है ये। लेकिन हम इन्हें पढ़ते क्यों हैं? पढ़ते इसलिए हैं ताकि सभी जितने भी फर्म्स हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, है ना। देखो, अगर सब अपने अपने तरीके से अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे तो उससे क्या होगा, उनके बीच में कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। अगर मैं अपनी बैलेंस शीट अलग तरीके से बनाऊं, बेशक मैंने वहाँ डबल एंट्री सिस्टम और सब कुछ कॉन्सेप्ट सेम यूज़ किए, लेकिन उसको प्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग हो, तो क्या कंपेयर करना उतना इजी होगा? नहीं। सो इसीलिए bring uniformity in different accounting policy in order to estimate non-comparability of financial statement to enhance reliability and financial statement। मतलब कि वो नॉन कंपेरेबल नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखते हुए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होनी चाहिए। इसीलिए हमने क्या बनाया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेकर आए। प्रोवाइडिंग अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज़, ठीक है, मतलब एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड होना चाहिए जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं। तो वो स्टैंडर्ड भी इससे फिक्स होता है कि हमें एक पता है ना कि इस दायरे में रह के हमें अकाउंटिंग करनी है। वैल्यूएशन नॉर्म्स में क्या करना है, डिस्क्लोजर हम कैसे करें वो चीज़ देख लेंगे, राइट। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ क्या है? बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अच्छा, अब हमने देख लिया कि ठीक है ऑब्जेक्टिव ये है, लेकिन बेनिफिट क्या है कि ठीक है हमने क्यों बनाया, लेकिन इसके एक एक करके हमें फ़ायदे भी तो पता लगने चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हेल्प टू एस्टिमेट वेरिएशन इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट।
तो एक तो इनसे क्या होता है, सीधे सीधे पता लग जाता है कि कहाँ वेरिएशन है ना, कि कहाँ आपने अपनी स्टेटमेंट को गलत तरीके से बताया है। मतलब देखो, अगर आपके पास रूल्स होंगे तभी तो आपको पता लगेगा कि आपने चीज़ें गलत की हैं, है ना। जैसे कि अगर ट्रैफिक रूल्स नहीं हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने रेड लाइन क्रॉस करके कुछ गलत कर लिया, अपनी जो सेफ्टी है उसको दांव पे लगा दिया। ऐसी चीज़ें तभी पता लगेंगी जब स्पेसिफिकली रिटन में चीज़ें होंगी कि अगर ऐसा करोगे तो भाई गलत है, गलत सही का फ़र्क पता रहेगा, राइट। आगे है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कॉल फॉर डिस्क्लोजर ऑफ सर्टन इन्फॉर्मेशन विच में नॉट बी रिक्वायर्ड बाय लॉ। अब देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काफ़ी सारी ऐसी चीज़ों को भी डिस्क्लोज करने के लिए कहता है जो कि लॉ के अकॉर्डिंग तो नहीं है कि आप बेशक डिस्क्लोज करो वो इन्फॉर्मेशन या ना करो, लेकिन क्या होता है कि पब्लिक को उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, तो इसलिए वो डिस्क्लोज करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हो गई, तो इनको डिस्क्लोज करने के लिए बोला जाता है, राइट, ताकि पब्लिक समझ पाए कि अच्छा कैश इतना आया, इतना गया, और भी चीज़ें जो आप अपने स्टेक होल्डर्स को दिखाना चाहते हो वो आप डिस्क्लोज करो, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फैसिलिटेट कंपैरेबिलिटी, ये हमने पढ़ लिया वापस से कि कंपैरेबिलिटी को अराइज करता है ताकि कंपेयर खुद के अकाउंट्स को भी किया जा सके लास्ट ईयर से और दूसरी कंपनीज से भी कंपेयर किया जा सके, तो इसीलिए बेनिफिशियल है। अब इसके कुछ डीमेरिट्स भी तो होंगे, लिमिटेशंस क्या है इसकी वो पढ़ते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेक चॉइस बिटवीन डिफरेंट अल्टरनेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफ़िकल्ट टू अप्लाई। अब देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ना काफ़ी सारी चीज़ें जैसे ये बोल देता है कि आप ये मेथड यूज़ कर लो। डेप्रिसिएशन का एक एग्जांपल देती हूँ। डेप्रिसिएशन के 4 मेथड्स होते हैं, तो अब उन चारों में से हम कोई भी अप्लाई कर सकते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। लेकिन क्या इस तरह से डेप्रिसिएशन का मतलब है आप कोई मशीन यूज़ करते हो, वो टाइम टू टाइम वो क्या होगी, उसकी वैल्यू कम होती जाती है ना, तो आप अपनी बुक्स में उसको कम करके धीरे धीरे दिखाते रहते हो। अब उसके मेथड अलग अलग हैं कि आप उसे कौन से मेथड से कम करके दिखा रहे हो। तो क्या इससे कंपेयर हो सकता है कि मैं दूसरे मेथड से कंपेयर कर रही हूँ, आप दूसरे से, तो आपकी तो एसेट में काफ़ी ज़्यादा फर्क आएगा ही, है ना। तो कंपेयर करना यहाँ पे मुश्किल हो जाता है क्योंकि मेथड्स काफ़ी हैं। इट रिजिडली फॉलो एंड फॉल्स इन एक्सटेंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसमें क्या है कि कुछ रूल्स बना के रख दिए। अब साइंस में रूल बना के रख दो तो ठीक है क्योंकि साइंस चेंज नहीं होती, लेकिन हम अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, धीरे धीरे नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होती हैं, तो एक चीज़ जब आप फिक्स करके रख दोगे तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रही ना, नए तरीके से हम चीज़ों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस को उसी तरीके से प्रेजेंट करोगे जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा है, लेकिन और भी एक अच्छा तरीका हो सकता है, शायद आपके माइंड में आए, लेकिन आप वो अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये एक गलत चीज़ हुई कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन नॉट ओवरराइड द स्टैच्यू, मतलब जो भी स्टैंडर्ड हैं वो उनको तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। द स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी फ्रेम्ड विद इन द एमिड ऑफ द प्रिविलिंग स्टेटस, जो भी आप काम करो इन्हीं के अंदर रह के करना पड़ेगा। मतलब काफ़ी बार ये चीज़ें एक बिजनेस के लिए मुश्किल की बात हो जाती है छोटी छोटी चीज़ों में, वैसे कि ठीक है, तो ये छोटी छोटी लिमिटेशंस हैं इसकी। अब आगे देखते हैं कि अकाउंटिंग, तो IFRS के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो उससे पहले जान लेते हैं कि IFRS ये एक ऐसी बॉडी है जो कि वर्ल्ड लेवल पर, जिसने कि रूल्स बनाए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाया और ऑल कंट्रीज़ ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेड, ठीक है। लेकिन इंडिया ने क्या किया, जैसे सभी कंट्रीज़ ने क्या किया, उनका थोड़ा नाम चेंज कर दिया। अब हम इंडिया में उन्हें क्या कहते हैं, इंडियन AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो उसमें कुछ चीज़ें इंडिया टाइम टू टाइम क्या करती है, बदल देती है, मतलब कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस कर देती है, कुछ चीज़ें रिमूव कर देती है। इतना क्लियर है? ओके, तो चलो अब देखते हैं कि कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ क्या है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे अकॉर्डिंग टू इंडियन AS और अकॉर्डिंग टू IFRS दोनों हैं।
अब फर्स्ट के अंदर ये आपको याद करने होंगे, लेकिन अभी 11th के एग्ज़ाम में ये कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप सीए के स्टूडेंट हो या फिर आप आगे चल के जैसे बीकॉम या फिर एमकॉम में भी, अगर आप बीकॉम एमकॉम के स्टूडेंट हो और देख रहे हो वीडियो, और या यूजीसी नेट के स्टूडेंट हो, तो डेफिनेटली क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन पेपर में ये पॉइंट्स ज़रूर आएंगे। इवन यूजीसी नेट के हर एग्ज़ाम में 1-2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि ये वीडियो मैं सबको ध्यान में रख के बना रही हूँ, राइट। अच्छा, तो जो फर्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क प्रेजेंटेशन, एक ही बात बोल रहे हैं दोनों। अच्छा, फिर हमने उठाया इन्वेंट्री से रिलेटेड, और यहाँ क्या है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, सेम है। लेकिन जहाँ यहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IFRS के हैं, वहाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 में है और हमारे यहाँ 7 में है। तो इतना यहाँ फ़र्क होगा, और ये पूरे करवाने, मतलब बोल बोल के बताना इज़ नॉट सो मच, वो टाइम टेकिंग होगा बस, क्योंकि आपको ये याद ही करने पड़ेंगे। सो डेफिनेटली इनका स्क्रीनशॉट लेना या कुछ भी कर लेना। So that's all for today's lecture and we will meet in our next lecture. डेफिनेटली आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि मैम स्पीड ज़्यादा है या कम है, कि क्वेश्चंस कितने इसमें क्वेश्चंस को डाला जाए या नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस फिर कॉपी में करवाने होंगे अगर आप कहोगे तो। ओके, सो कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।